नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाल ही में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई और खास तौर पर उन्होंने बोला कि सिख और कुछ और अल्पसंख्यक समुदाय भारत में ऐसे हैं जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जब से भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, पहले ये देख लेते हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. उनके मुताबिक लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख भारत में अपनी पगड़ी पहनने की अनुमति पा सकता है, क्या वह कड़ा पहन सकता है और क्या वह गुरुद्वारे जा सकता है या जा पाएगा। उनके हिसाब से यही लड़ाई है और यह केवल सिखों की नहीं बल्कि भारत में बाकी के और सारे धर्मों, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई है। उनके इस बयान का जहां कुछ लोग खास तौर पर खालिस्तान की मांग करने वाले भारत में डेजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू समर्थन करते हैं, वहीं ज्यादातर लोगों ने उनके इस बयान पर श्री गांधी की कड़ी आलोचना की है और बोला है कि ये कहीं न कहीं एक डिवाइसिव पॉलिसी है उनकी, भारत के अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों को बांटने की। अगर हम इनके बयान की एनालिसिस करें तो लगता है कि जैसे भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी खतरे में है, लेकिन क्या यह सच में एक हकीकत है? तो चलिए उनके इस दावे को तथ्यों की कसौटी पे परखते हैं और देखते हैं कि क्या सच में भारत में लोगों की धार्मिक आजादी खतरे में है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है ज्यादा से ज्यादा वोट्स को अपनी तरफ खींचने की। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी का यह कहना कि भारत में सिखों को अपनी धार्मिक पहचान सुरक्षित रखने में कठिनाई हो रही है, उस पार्टी के अतीत से मेल नहीं खाता जिसने 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ व्यापक हिंसा भड़काई और जिसमें हजारों सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह नरसंहार उस समय की कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता और कुछ नेताओं की सक्रिय भूमिका के कारण हुआ था, जो आज भी सिख समुदाय के बीच एक गहरे घाव के रूप में मौजूद है। यही कारण है कि जब इस नरसंहार के कुछ आरोपियों को सजा दिलाई गई सरकार के द्वारा, तो सिखों के बीच में इतना ज्यादा खुशी का माहौल था जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का यह दावा सच्चाई से काफी दूर लगता है। सच तो ये है कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय की धरोहरों की सम्मान करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना था, जिससे दशकों के बाद भारतीय सिखों को उस पाक स्थान पर जाने का मौका मिला। इसके अलावा सरकार ने लंगर टैक्स हटाकर भी यह सुनिश्चित किया है कि सिखों की पारंपरिक सेवा में कोई बाधा न आए। सिर्फ इतना ही नहीं, 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार ने सिख ब्लैकलिस्ट की संख्या जो कभी सैकड़ों हुआ करती थी उसको भी घटाकर सिर्फ 2 कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे सिख जो भारत से पलायन कर गए थे वो वापस अपने वतन लौट पाए हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्माण या रेनोवेशन का बिल भी पास किया है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को नया जीवन दान मिला है। और आप ये फोटोज में देख सकते हो कि बिफोर रेनोवेशन क्या हालत थी जलियांवाला बाग की और अब आफ्टर रेनोवेशन वो कितना खूबसूरत या कितना सुंदर हो चुका है। इसके अलावा मोदी सरकार ने गुरु नानक जी की शिक्षाओं को 15 अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम भी किया है और उनकी इन्हीं शिक्षाओं को वैश्विक तौर पर पहचान दिलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी इन शिक्षाओं से अवगत कराने के लिए मोदी सरकार ने यूनेस्को के साथ भी हाथ मिलाया है और काफी सारी वर्ल्ड लैंग्वेजेस में भी इनका ट्रांसलेशन किया जा रहा है।
इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के तहत मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए जा रहे सिखों को भी सुरक्षा प्रदान करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन सारे कदमों से ये साफ होता है कि मोदी सरकार न सिर्फ सिख संस्कृति को बचाने का काम कर रही है बल्कि उसको प्रमोट भी कर रही है। अब एक और नैरेटिव जो भारत की और विदेशी मीडिया में भी काफी चलता है और भारत के ही काफी सारे ऐसे नागरिक हैं जो इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं हवा देते हैं, वो है कि कैसे भारत में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं और मुस्लिमों को उनकी धार्मिक आजादी के साथ यहाँ नहीं रहने दिया जाता। तो मुझे ये बयान और ये नैरेटिव भी कहीं भी जमीनी सच्चाई से मेल खाता हुआ नहीं दिखता। पार्टिकुलरली अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो पीएमएवाई योजना के तहत जो पासमानदा मुस्लिम्स हैं, जो काफी अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं और पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको इस योजना में काफी फायदा हुआ है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अर्बन एरियाज में जो पीएमएवाई योजना लागू हुई है उसका 12 से 13% जो फायदा हुआ है वो मुस्लिम समुदाय को हुआ है। तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स को आधार बनाएं तो कहीं भी मुस्लिमों के साथ सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है उनके आवास वितरण को लेके या राशन के वितरण को लेके या किसी भी और पब्लिक रिसोर्स के शेयरिंग को लेके। ट्रिपल तलाक को खत्म करने का जो ऐतिहासिक कदम भाजपा की सरकार ने लिया था वो भी मुस्लिम्स के फेवर में, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के फेवर में लिया गया था, जिससे इन महिलाओं को दशकों से चले आ रहे इस दमनकारी प्रथा से मुक्ति मिली। इसके साथ ही साथ मदरसों में एनसीईआरटी की बुक्स को इंट्रोड्यूस करना या फिर मुस्लिम मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां और उनको टैबलेट्स देना या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक प्रोविजन यूपी की सरकार ने स्टार्ट किया है, इन सारे प्रोविजंस और इन सारे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालातों को बेहतर करने में मदद मिली है। इसके अलावा मोदी सरकार ने ये भी इंश्योर किया है कि जो बुजुर्ग हज यात्री यात्रा के लिए जाते हैं उनके साथ हज सेवक भेजे जा सकें और मुस्लिम कारीगर स्पेशली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है उसके अंतर्गत जो मुस्लिम कारीगर हैं उनको आर्थिक सहायता दी जा सके और उनके प्रोडक्ट्स को, उच्च कोटि के प्रोडक्ट्स को एक वैश्विक पहचान दिलाई जा सके। तो इन सारे प्रयासों से ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि मोदी सरकार या भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं सारे अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशन और सशक्तिकरण की तरफ प्रयास कर रही है, न कि उनके बहिष्करण की तरफ। इसके अलावा श्री राहुल गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पर भी अपना एक बयान दिया और उन्होंने इस बयान में भाजपा की महिलाओं के प्रति कथित रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। अगर हम इस एग्जैक्ट बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि भाजपा या आरएसएस का मानना है कि महिलाएं एक विशेष भूमिका तक ही सीमित रहनी चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम मानते हैं कि महिलाओं को वह सब करने की स्वतंत्रता या आजादी होनी चाहिए जो वो करना चाहती हैं या जो पुरुष कर सकते हैं। तो एक महिला होने के नाते उनका ये बयान मुझे काफी गलत लगा, स्पेशली आज के वक्त में, मोदी सरकार के वक्त में, जब ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं मोदी सरकार केंद्र में और राज्य स्तर पर चला रही है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, न कि उनके अधिकारों का हनन। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को ही देखें तो भाजपा ने कुछ 69 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 31 विजयी भी हुई, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 41 महिलाओं को उतारा था और उसमें से केवल 13 उम्मीदवार ही उनके विजयी रहे हैं। अगर हम 2014 से 2024 के ये जो 3 सत्र रहे हैं भाजपा सरकार के, इनको देखें तो हमें पता चलता है कि तीनों ही सत्रों में भाजपा सरकार की महिला उम्मीदवारों की संख्या कांग्रेस से कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही साथ भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं को हम 3 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक, उनकी एजुकेशन या शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं,
दूसरा उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि उनके आर्थिक स्तर को इम्प्रूव करने से रिलेटेड योजनाएं, और तीसरी उनकी सेफ्टी या उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं। शिक्षा की दिशा में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, जिसने न सिर्फ लिंगानुपात या सेक्स रेशियो में सुधार किया है बल्कि लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। अगर हम महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार से रिलेटेड योजनाओं को देखें तो स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दो ऐसी योजनाएं हैं जिनसे न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मदद मिली है बल्कि उद्यमिता के अवसर भी मिले हैं जिनसे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ही बात करें तो 75% जो इसके बेनिफिशियरीज हैं वो महिलाएं हैं, जिनको इजी लोन्स दिए जाते हैं इस योजना के तहत, जिससे कि उनकी आर्थिक मदद हो पाती है और उनको उद्यमिता के अवसर भी मिलते हैं। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन 181 और नई भारतीय न्याय संहिता, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा और संकट से निपटने के लिए प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के अवसर बढ़े हैं और इससे कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है वो भी दिखता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके भाजपा की सरकार ने भारत की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। और इन सारी बातों से कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि राहुल गांधी जी का ये दावा कि भाजपा की सरकार महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके रसोई घर तक ही सीमित रखना चाहती है, उनकी आवाज को मुखर रूप से लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहती, ये दावा पूरी तरीके से मुझे झूठा लगता है और भ्रामक भी लगता है। तो पेश किए गए तथ्य या फिर फैक्ट्स के विस्तृत जांच के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार में भारत के अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति के बारे में जो भी चित्रण श्री राहुल गांधी जी ने विदेशी मीडिया में जाकर किया है वो काफी हद तक गलत है। मुझे लगता है कि आलोचना जो कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है वो तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि गुमराह या मिसलीड करने और ध्रुवीकरण के लिए तैयार की गई राजनीतिक बयानबाजी पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसके कंटेंट को लेके अगर आपके कोई फीडबैक है तो आप वो भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। विद दिस आई विल टेक योर लीव। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बस नमस्कार।